आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही छोटी सी कहानी से शुरू होती है। ये एक माँ और उसके दो बेटों की कहानी है। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्यार में किया गया थोड़ा सा भी भेदभाव एक पूरे परिवार की बुनियाद को हिला सकता है। हमारे पास जो स्रोत है वो बस कुछ पंक्तियों का है, लेकिन हर पंक्ति में एक गहरा सवाल छिपा है। हाँ, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये बहुत जानी पहचानी सी लगती है ना। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये उन अनकहे पक्षपातों की बात कर रही है जो अक्सर हमारे रिश्तों में चुपचाप जगह बना लेते हैं। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक माँ के इरादे, चाहे वो कितने भी नेक क्यों न लगें, कैसे इतने विनाशकारी नतीजों को जन्म दे सकते हैं। कहानी की पहली लाइन ही वो पूरे संघर्ष की नींव रख देती है। माँ का प्यार बराबर नहीं था। ये लाइन ये अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। माँ का प्यार बराबर नहीं था। कहानी आगे बताती है कि एक बेटा लाडला था और दूसरा सिर्फ जिम्मेदारी। इन दो शब्दों के बीच की खाई बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। एक तरफ वो बेटा है जिसे शायद बेशुमार प्यार मिलता होगा, दुलार मिलता होगा, और दूसरी तरफ वो बेटा है जिसे सिर्फ एक कर्तव्य की तरह देखा जा रहा है, एक काम की तरह। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत गहरा होता है। मनोविज्ञान में हम अक्सर बात करते हैं गोल्डन चाइल्ड और स्केपगोट की। लाडला एक तरह से वो गोल्डन चाइल्ड है। अच्छा। जिसे ये संदेश मिलता है कि वो खास है, वो महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी का जो लेबल है वो उस बच्चे को ये महसूस कराता है कि वो एक बोझ है। उसका वजूद प्यार पाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए है। तो एक को ये सिखाया जा रहा है कि तुम जैसे भी हो तुम्हें प्यार मिलेगा। हाँ। और दूसरे को ये कि तुम्हें प्यार कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें उपयोगी बनना होगा। बिल्कुल। स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे एक ही माँ की नज़र में उसके दो बेटों की भूमिकाएं इतनी अलग थीं। हाँ, और यहीं से समस्या की जड़ें गहरी होने लगती हैं। जब एक बच्चे को लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वो एक बोझ है, तो उसका आत्मसम्मान वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो खुद को प्यार के अयोग्य समझने लगता है। उसे लगता होगा कि शायद उसी में कोई कमी है। बिल्कुल, कि शायद इसीलिए उसे वो प्यार नहीं मिलता जो उसके भाई को मिलता है। जबकि लाडले बेटे के मन में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया की हर अच्छी चीज पर उसी का अधिकार है। तो आप देखिए, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग मनोवैज्ञानिक दुनियाएं बन रही थीं। कहानी में आगे मार्क की सोच का जिक्र आता है और ईमानदारी से कहूं तो ये लाइन पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। माँ सोचती है एक बेटे का भला कर दूं, दूसरा अपने आप संभाल जाएगा। ये कैसा ट्रक है? ये तो हर पेरेंटिंग गाइड के खिलाफ जाता है। ये एक बहुत दिलचस्प मानवीय पहलू है। इसे हम तर्कसंगत बनाना या रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन। हाँ, ये तर्क नहीं है, ये एक बहाना है। और सबसे खतरनाक बहाने वो होते हैं जो हम खुद को यकीन दिलाने के लिए बनाते हैं। माँ शायद अपने भेदभाव को सही ठहराने के लिए ये कहानी गढ़ रही है। वो खुद को यकीन दिला रही है कि उसका ये फैसला व्यावहारिक है, एक स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी वो इसे एक निवेश की तरह देख रही थी। एक तरह से हाँ। ये एक बहुत ही आम मानवीय भूल है, खासकर उन समाजों में जहां संसाधनों की कमी होती है या भविष्य को लेकर असुरक्षा का भाव होता है। माँ को शायद लगा होगा कि अगर वो अपने सारे संसाधन, अपना सारा प्यार, अपना सारा ध्यान एक बेटे पर लगाएगी तो वो ज्यादा सफल होगा। हाँ, ज्यादा सफल होगा और शायद पूरे परिवार का सहारा बनेगा। और दूसरा बेटा, जिसे वो शायद स्वाभाविक रूप से ज्यादा मजबूत समझ रही थी, वो किसी तरह हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। तो वो अपनी लापरवाही को दूसरे बेटे की मजबूती का नाम दे रही थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी बताती है कि ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से नाकाम रही। इसके परिणाम तो बहुत ही विनाशकारी हुए। जिस बेटे को सहारा मिला, कहानी कहती है कि वो घमंडी बन गया और मेहनत करना भूल गया। जरूरत से ज्यादा सहारे ने उसे मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि उसे कभी संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला, गिरने और फिर उठने का। उसे ये सीखने का अवसर ही नहीं मिला कि मेहनत क्या होती है, असफलता से कैसे निपटा जाता है। मनोविज्ञान में हम इसे इनेबलिंग कहते हैं। इनेबलिंग। जब आप किसी की इतनी ज्यादा मदद करते हैं कि वो अपनी मदद करना ही भूल जाता है, उसका व्यक्तिगत विकास वो रुक गया। और दूसरी तरफ जिस बेटे से अपने आप संभल जाने की उम्मीद थी, उसका क्या हुआ? कहानी कहती है वो अंदर से टूट गया। हाँ। स्रोत के ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वो मजबूत नहीं बना, वो
टूट गया। ये दिखाता है कि अनदेखी किसी को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसे चुपचाप खत्म कर देती है। और ये टूटना ये अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहानी में आगे लिखा है कि वो चुपचाप सब सहता रहा। ये एक खामोश घाव है जो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। माँ की ये जो धारणा थी ना कि दूसरा बेटा अपने आप संभल जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल। हाँ, मनोवैज्ञानिक जॉन बाल्बी की अटैचमेंट थ्योरी हमें यही बताती है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। जब वो सहारा नहीं मिलता तो बच्चे की नींव ही कमजोर रह जाती है। वो संभलता नहीं है, वो बस जीना सीख लेता है, एक टूटे हुए भरोसे के साथ। दोनों बेटों की यात्रा का जो विरोधाभास है वो बहुत साफ है। एक तरफ लाडला बेटा जो पूरी तरह मां पर निर्भर हो गया, उसने मेहनत का मूल्य नहीं सीखा, और दूसरी तरफ उस बेटे का संघर्ष जिसके बारे में लिखा है, दूसरा बेटा हर दिन खुद से लड़ता रहा, चुपचाप बिना शिकायत के। ये जो चुपचाप बिना शिकायत के वाली बात है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये चुप्पी असल में बहुत कुछ कहती है। ये ताकत की निशानी नहीं है, ये गहरी निराशा की निशानी है। जिस बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, कि उसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, वो अक्सर शिकायत करना बंद कर देता है। अच्छा। इसे सीखा हुआ असहायपन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब आप बार बार कोशिश करते हैं और नतीजा नहीं बदलता तो आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो उसने शायद ये मान लिया था कि अपनी पीड़ा बताने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ठहराने लगा होगा, जबकि लाडले बेटे को कभी खुद से लड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो एक तरह से माँ के भेदभाव ने दोनों ही बेटों का नुकसान किया, बस अलग अलग तरीकों से। एक को दुनिया के लिए तैयार नहीं किया और दूसरे को ये यकीन दिला दिया कि दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो एक तरफ एक बेटा घमंड में खोखला हो रहा था और दूसरा खामोशी में टूट रहा था। जाहिर है ये सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता था, कुछ तो टूटना ही था। और वही हुआ जब कहानी में मोड़ आता है। स्रोत कहता है, एक दिन छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया। ये एक अचानक लेकिन शायद जरूरी कदम था। ये उसकी चुप्पी का टूटना था एक तरह से। ये उसके सब्र का बांध टूटने जैसा था। सालों का दबा हुआ दर्द, अनदेखी और अकेलापन जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने उस जहरीले माहौल से खुद को दूर कर लेना ही बेहतर समझा। एक तरह की आत्मरक्षा थी। बिल्कुल। कभी-कभी जिस जगह पर आपको सम्मान और प्यार नहीं मिलता, उस जगह को छोड़ देना ही खुद को बचाने का एकमात्र तरीका होता है। उसने शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से जवाब दिया। और इस पर माँ की प्रतिक्रिया वो भी बहुत कुछ बताती है। कहानी कहती है माँ ने सोचा वो लौट आएगा, वो अभी भी स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पाई हैं। हाँ, ये उम्मीद और वास्तविकता के बीच का फर्क दिखाता है। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने अपने बेटे को कितना गहरा जख्म दिया है। उसका ये सोचना कि बेटा लौट आएगा, इस बात का साफ संकेत है कि वो शायद उस बेटे के दर्द की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाई। उसे लगा होगा कि ये बस एक अस्थाई गुस्सा है। हाँ, एक छोटी मोटी नाराजगी है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन असल में ये सालों के भावनात्मक तिरस्कार का नतीजा था। वो अपने बनाए हुए भ्रम में जी रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि उसने कुछ गलत किया है। और कहानी का अंत इस भ्रम को बहुत बेरहमी से तोड़ देता है। स्रोत कहता है, लेकिन वो सिर्फ याद बनकर रह गया। ये एक पंक्ति रिश्ते के टूटने की अंतिम पुष्टि करती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे समय के साथ नहीं भरते, और कुछ दूरियां कभी कम नहीं होती हैं। एक बार जब भरोसा और सम्मान की नींव पूरी तरह टूट जाती है तो रिश्ते को दोबारा जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो बेटा वापस नहीं आया क्योंकि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहता था जहां उसका वजूद ही एक जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, उसने बाहर की दुनिया में शायद अपना एक नया सम्मानजनक वजूद बना लिया होगा। अंत में कहानी माँ की स्थिति का वर्णन करती है और ये बहुत मार्मिक है। आज माँ के पास घर है, सामान है, लाडला बेटा है, लेकिन सुकून नहीं है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने ही परिवार में अन्याय किया। सुकून और शांति वो रिश्तों की समानता और न्याय से आते हैं, न कि भौतिक संपत्ति से। सही बात है। उसने सोचा था कि एक बेटे पर निवेश करके वो अपना भविष्य सुरक्षित कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपने परिवार की भावनात्मक नींव को ही खोखला कर दिया। लाडला बेटा शायद शारीरिक रूप से उसके पास है, पर जो रिश्ता उसने खो दिया, उसका खालीपन, उसका अभाव,
वो हमेशा बना रहेगा। ये एक तरह का भावनात्मक दिवालियापन है। कहानी आगे कहती है, जिसने अपने ही बच्चों में भेद किया वो माँ कभी चैन की नींद नहीं सो सकती। ये एक बहुत भारी बात है। बहुत भारी। वो अपने लाडले बेटे के साथ हो सकती है, लेकिन वो उस बेटे की याद से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसे उसने खो दिया। ये अपराध बोध, ये अधूरापन उसे कभी चैन से नहीं रहने देगा। और ये अपराध बोध शायद अब इसलिए और भी गहरा हो गया है क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो समय को पीछे नहीं ले जा सकती, वो जख्म को नहीं भर सकती जो उसने खुद दिया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि उसका लाडला बेटा जो मेहनत करना भूल गया, क्या वो अब सच में उसका सहारा बन पाया होगा या वो खुद एक बोझ बन गया होगा? ये भी एक सवाल है। हाँ, इस तरह माँ का फैसला हर पैमाने पर विनाशकारी साबित हुआ। और कहानी की अंतिम सीख वो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। माँ का प्यार अगर इंसाफ से खाली हो तो वो रिश्तों को जोड़ता नहीं, तोड़ देता है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं लगता, ये एक सार्वभौमिक सत्य जैसा लगता है। यह संदेश हर रिश्ते पर लागू होता है, खासकर माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर। प्यार सिर्फ स्नेह और दुलार का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। और इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है न्याय। जब प्यार में न्याय नहीं होता तो वो प्यार जहरीला बन सकता है। वो प्यार ताकतवर को और ताकतवर और कमज़ोर को और कमज़ोर बना देता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समानता के बिना प्यार अधूरा है और विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस छोटी सी कहानी के जरिए हमने देखा कि कैसे प्यार में किया गया भेदभाव रिश्तों में स्थायी दरार डाल सकता है। ये हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसमें न्याय और समानता का होना बहुत जरूरी है। ये कहानी एक चेतावनी है कि हमारे कार्य, खासकर हमारे पक्षपात, चाहे कितने भी अच्छे इरादों से क्यों ना किए गए हों, उनके परिणाम पीड़ादायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। परिवारों में जो बातें नहीं कही जाती, जो भेदभाव नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और जो जख्म दिखाए नहीं जाते, क्या वो कभी सच में बढ़ते हैं या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक अनकही विरासत की तरह चलते रहते हैं? कभी-कभी सबसे बड़ा नुकसान उन जख्मों से होता है जो दिखाई नहीं देते।